तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, जर्मनी का एकीकरण। और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण को पूरा ख़त्म कर दे। ठीक है, चलिए। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन के क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। देखिए, जब इटली में एकीकरण हो रहा था तो उस समय भी क्या हुआ कि जर्मनी में सेम वही प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, कि इटली का एकीकरण हो रहा था तो इधर भी चल रहा था कि जर्मनी का एकीकरण कैसे किया जाए। और इधर भी ऑस्ट्रिया जो थी वो बाधा पहुंचा रही थी, लेकिन इसका भी एकीकरण हुआ। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ ही साथ संपन्न हुआ था। और यहाँ बता भी रहा है कि जो इटली का एकीकरण हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो दोनों का एकीकरण जो है वो दोनों साथ में हुआ था। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर मेन। ठीक है, जर्मनी मध्यकाल। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो वो मध्यकाल में हुआ था, जो कि लगभग 800 ईस्वी के करीब में था। ठीक है, उसमें क्या था कि जो सार्लमा थे के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। देखिए, एक जब मध्यकाल चल रहा था तो उस समय एक वहाँ के शासन कौन थे, तो सार्लमा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जर्मनी के मध्यकाल में शासक कौन था जर्मनी का, तो उसका आंसर क्या हो गया, सार्लमा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। आपसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है कि जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसमें बाधा कौन कौन सी थी, तो ये भी एक मेन पॉइंट बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा कि जो जर्मनी था वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था और इसी के कारण उसका जो है एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उनमें राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। देखिए, राजनीति का मतलब है कि वहाँ का जो शासन था वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि हर एक क्षेत्र में राजा अलग अलग होते थे और अपना अपना शासन चलाते थे। और समाज में क्या था कि समाज के लोग भी जो है विखंडित हो जाते थे। मेन था कि आधा शासन इसके साथ, आधा जो है शासन जो है वो दूसरे में चला जाता था और आधा शासन दूसरे में। और धार्मिक विषमताएं, लोग जो है अगर जो शासक होता था वो अगर दूसरे धर्म को मानता है तो वहाँ के लोगों को भी वही धर्म मानना होता था। तो इसी प्रकार देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें थी, कौन कौन, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट क्या होगा कि ऑस्ट्रिया जो है हस्तक्षेप करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ये बन जाएगा कि जो जर्मनी था वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि वहाँ पर राजनीति, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं मतलब व्याप्त रूप से मौजूद थी। ठीक है, उत्तर जर्मन में क्या था कि जहाँ प्रोटेस्टों के मतवालंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ प्रशा में सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। देखिए, जो उत्तर जर्मन था वहाँ पर अलग अलग लोग के मतलब धर्म के लोग जो हैं मानते थे। वहाँ पर कौन मानता था, तो प्रोटेस्टो। ठीक है, उसके बाद एक तरफ क्या था कि जो प्रशा था वो शक्तिशाली राज्य था और वो अपना प्रभाव बनाए हुए था, और दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुलक राज्यों की प्रतिनिधि की सभा डाइट भी जिंदा थी। अब देखिए, दूसरी तरफ क्या था कि जो दक्षिणी जर्मन था वहाँ पर कैथोलिक बहुलक थे। एक तरफ जो उत्तर जर्मन था वहाँ पर प्रोटेस्टो थे और दूसरा तरफ जो जर्मन था वहाँ पर कैथोलिक थे। तो और वहाँ पर कैथोलिक के प्रतिनिधि सभा, वहाँ पर सभा थी, सभा का नाम क्या था, तो डाइट था। ठीक है, और जहाँ सभी मिलते थे। डाइट क्या था कि एक सभा था, वहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि होते थे वो आकर मिलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, परंतु उनमें
राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन का एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उनमें 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया गया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कहने का अर्थ ये है कि जब जर्मनी में एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार किया गया तो इसका श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय किसको दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया था। और 1806 में क्या किया गया था कि जो नेपोलियन लोग थे उन्होंने 1806 में राइन संघ राज्य की स्थापना की थी। इसको भी याद रखेंगे कि नेपोलियन ने 1806 में, कब, 1806 में जो है राइन समाज की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी दौरान जो है जर्मन में बुद्धिजीवी किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, काउंट, होमबोल्ट, एनर्ट, जैकब ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए इसी दौरान क्या हुआ कि जर्मन में बुद्धिजीवी लोग आने लगे, जैसे किसान हो गए, कलाकार हो गए, और जो लेखक थे, लिखने वाले, ये सारी चीज़ जो है अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, लोगों को, मतलब लोगों में राष्ट्रवाद का फैलाव करने लगे। देखिए हिगेल जो थे ये क्या करते थे, तो हिगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास की भूमिका निभाई। उसके बाद प्रशा का चांसलर जो है बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। उसके बाद आंट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्त जागृति की। उसके बाद है एंडेनवर्ग जो है और नोवोलिश ने जर्मनी के जो गौरवमय अतीत को सामने लाकर रख दिया था। उसके बाद क्या है कि चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने नायक नायिका की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और इसी प्रकार अब जर्मनी की सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरह से निकाल करके आधुनिक परिवेश करने का तैयार हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि इन सारे वर्ड के कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस समय क्या हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी लोग उत्पन्न हुए। बुद्धिजीवी लोग में क्या आते हैं, तो लेखक आ गए, किसान आ गए, कलाकार आ गए। तो इन लोगों को बुद्धिजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंदर जो कला है, अपने कविताओं से, अपने लेखकों से लोगों में राष्ट्रवाद का फैलाव कर रहे थे। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि पूरी जो सामंत व्यवस्था थी उसको निकाल करके आधुनिक व्यवस्था में लाकर रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब जर्मनी में आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का योगदान था, और जर्मनी में ये भी था कि जितने भी शिक्षण संस्था थे वहाँ पर भी विद्यार्थियों ने भी योगदान निभाया। शिक्षकों एवं विद्यार्थी ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसिन सेफ्ट नामक जो सभा थी उसकी स्थापना की थी। उसके बाद बाइभर राज्य का सेना जो है विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदर्श को जारी किया था। देखिए जर्मनी में जो है शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थी का भी योगदान था और उन्होंने अपना जर्मनी का एकीकरण करने के उद्देश्य से उन्होंने एक संस्था भी स्थापित किया था। लेकिन मेटरनिख जो था इस आंदोलन को भी वो कुचलने की कोशिश किया और उस कोशिश में उसने क्या किया कि कार्लसवाद का जो आदर्श था वो चीज़ को वो उसने क्या किया, जारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। लेकिन फिर भी क्या था कि जर्मनी में एकीकरण के लिए
मतलब लोगों में एकता का जो है प्रवाह होने लगा था और वहाँ के लोग जो हैं एक होने लगे थे। तो ये मेटरनिख का शासनकाल चल नहीं पाया वहाँ पे, और इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थिति भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारी ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एराइज क्या होता है कि जालवेरिन नामक संस्था मतलब किस चीज़ की संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी एक, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया? तो 1834 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे, ठीक है। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन की राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा जरूर दी थी। उसके बाद है सैक्सनी और हनोवर जो आदि राज्य थे, वहाँ पर क्या हुआ कि लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रशा और जो ऑस्ट्रिया थी उसने मिल करके इसको कुचल दिया था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी को एक बार फिर से भड़का दिया, और जब फिर से 1848 की क्रांति हुई थी तो जर्मन में फिर से एक बार क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का फिर से फैलाव हुआ, क्योंकि अगर दूसरे देश में राष्ट्रवाद के प्रति लड़ाई हो रहा है तो और सारे देश जो हैं इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज़ हुआ जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, तो उसका प्रभाव भी जर्मन में पड़ा था। दूसरी तरफ क्या था, इसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत भी कर दिया था, और 1848 की जो क्रांति थी उसने मेटरनिख शासनकाल का अंत ही कर दिया था। और इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोनोर्ग, ठीक है, के नेतृत्व में मार्च निकाला था। कब? 1848 को पुराने संसद सभा में, और फ्रैंकफर्ट की संधि को बुलाया गया था उस समय, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक जो है फ्रेडरिक विलियम जो है वो प्रशा का शासक जो था और जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा, और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्य का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा, परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। देखिए, फ्रेडरिक जो था वो भी जो है निरंकुश शासक था, और वो भी चाहता था मतलब कि मनमौजी ढंग से शासन किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उसने क्या किया कि उस शासन व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। लोग तो वहाँ पर चाहते थे कि लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन फ्रेडरिक ने क्या किया कि उस व्यवस्था को मना कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। और क्या किया कि जर्मन के कुछ जो अन्य दक्षिण राज्य जो एकीकरण के इस प्रस्ताव को लेकर के विरोध में थे, तो उसने क्या किया, इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। और साथ में क्या हुआ कि जर्मन के जो राज्य थे वहाँ पर विद्रोह की स्थिति जो है पैदा होने लगी, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा को ने मिल करके दबा दिया था इसको। प्रशा अब तक समझ चुका था कि जर्मन एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रशा का शासक बन गया। उसके बाद क्या था कि विलियम राष्ट्रवादी विचार का पोषक था। उसने सुधारकों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा को तेज कर दिया और साथ ही आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार भी किए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेजी हुआ। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ थे बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया।
देखिए अब आएगा मज़ा इसमें पढ़ने में, क्योंकि बिस्मार्क जो है उसी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया था और उन्हीं के कारण जो है शायद बहुत ज़्यादा योगदान जर्मनी को मिला था। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बिस्मार्क के बारे में, ठीक है। देखिए बिस्मार्क के बारे में क्या है। तो इन बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। पहले क्या था कि जो बिस्मार्क थे वो क्या थे, तो जो डाइट हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, जो डाइट एक सभा थी वहाँ पर ये प्रतिनिधि हुआ करते थे और प्रारंभ में जो है प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। जो बिस्मार्क थे वो क्या था कि जो हीगेल थे उनके विचारों से ये प्रभावित थे और जर्मन जो संसद है उसमें क्या है, अपनी सफल कूटनीति लगातार परिचय देते आ रहे थे। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी एकीकरण के प्रयास में जुट गया था। उसके बाद देखिए यह उसी कूटनीति का सफलता था कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी हो, सभी उसे अपने विचारों का समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था। देखिए के महत्व को समझा। देखिए बिस्मार्क जो है वो समझते थे ना कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उसने क्या किया कि अतः इसी के लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VBI है। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। कहने का मतलब है कि जर्मनी का एकीकरण जो है वो सैन्य शक्ति से ही हो सकता था और उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। ये जहाँ का शासक था वहाँ पर उसने क्या किया कि सैन्य सेवा को लागू कर दिया और कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा की सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 में सेलेस्विग जो और हॉलेस्टीन जो राज्य थे वहाँ पर मुद्दे को लेकर के डेनमार्क पर जो है आक्रमण कर दिया था, क्योंकि उन डेनमार्क का नियंत्रण था। ठीक है, उसके बाद है जीत के बाद जो सेलेस्विग था प्रशा के अधीन हो गया था। जीत जब हुआ तो वहाँ पर जो है जो सेलेस्विग राज्य था वो प्रशा के अधीन में आ गया और हॉलेस्टीन जो नामक राज्य था वो ऑस्ट्रिया में आ गया था। और चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादियों को भड़का कर विद्रोह फैला दिया। उसके बाद जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया था। उसके बाद क्या है कि चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्यम्भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया के आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। मेन बात क्या था कि जो बिस्मार्क थे वो ऑस्ट्रिया को चाहते थे कि वो आक्रमणकारी साबित हो जाए और अतः पूर्ण से ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने क्या किया कि फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा कर लिया। बिस्मार्क ने इटली के शासक जो विक्टर एम्यूनल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अतः अंततः अपने अपमान से शुद्ध होकर के ऑस्ट्रिया जो है
1886 में क्या किया, प्रशा के खिलाफ सेडोवा को युद्ध की घोषणा कर दी। ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सेडोवा युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध की जब घोषणा कर दी गई तो ऑस्ट्रिया के दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर वह बुरी तरह से पराजित हो गया। कौन, ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरह से पराजित हो गया और इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन के क्षेत्रों से प्रभाव जो है समाप्त हो गया और इस तरह जर्मनी एकीकरण 2 तिहाई कार्य पूरा हो गया था। मेन तो यही था, ऑस्ट्रिया के कारण ही किसी भी जो देश है वहाँ पर एकीकरण नहीं हो पा रहा था। जब यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया हार गया तब एकीकरण का 2 तिहाई हिस्सा जो है वो संभव हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर कर सामने आया जिस पर प्रशा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया था। फलस्वरूप जर्मन में क्या हुआ कि राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़ करके क्या हुआ कि 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जो कि सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों का जबरदस्त हार हुआ था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। देखिए सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि जब सेडोवा का युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था, तो उसमें फ्रांसीसियों का हार हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट संधि हुई। ये भी मस्ट भी आई क्वेश्चन है। ठीक है, कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में। दोनों राष्ट्रवादों के बीच शांति स्थापित हुई और इस प्रकार क्या हुआ कि सेडान जो है युद्ध से ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपके बुक में दिया हुआ है, वो चीज़ आएगा। इसको लाइन को याद रखेंगे कि सेडान के युद्ध में ही क्या हुआ था कि एक महाशक्ति जब पतन हुआ था तो दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था और अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राज्य के रूप में राजनीतिक मानचित्र में सामने आया। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया बल्कि अन्य जो यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके एकीकरण राजनीतिक उथल पुथल को जो है शुरू कर दिया। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का जो है उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया और यूनान में जो है स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्र का परिणाम था। देखिए जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो तब इसका प्रभाव क्या हुआ था, तो हंगरी और बोहेमिया जो था और यूनान, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद को लेकर के क्या है आंदोलन शुरू हो गया और इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया और कहानी को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद है बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार में जो सलाव जाती थी उसको संगठित करके सर्बिया को जन्म दे दिया, मतलब सर्बिया का क्षेत्र एक बन गया था। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1866 में किसका युद्ध हुआ था, तो
सेडान का, सेडोवा का, ठीक है। और 1870 में सेडान का, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और यूनान में राष्ट्रता का उदय और उसके प्रभाव को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।